मैं अरुण कुमार चंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स 2020 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके विषय में। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो आप जैसे कि जानते हो टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। 125 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। टीजीटी पीजीटी ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का लगभग सिलेबस एक जैसा ही है। अंतर है सिर्फ लेवल का, क्वेश्चन ऑफ लेवल कैसा होगा, थोड़ा सा अपर वर्जन जाएंगे आप थोड़ा सा। हम इसी विषय में बात कर रहे थे कि हाँ भाई अब कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। अब कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में आपके पास अकाउंट भी है, स्टैट भी है, बिजनेस भी है, आपके पास थोड़ा सा पोस्ट का क्वेश्चन भी मिलता है पीजीटी लेवल पे, आपके पास इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन करा हुआ है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हम आगे इसके बारे में बताएंगे आराम से। अभी हम बात कर रहे हैं, मैं अरुण कुमार आपको बताता हूं कि आज आप पढ़ेंगे अकाउंट के बारे में। इट मीन्स हमारा टॉपिक होगा कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी। तो बुक हमारी होगी 9th 10th 11th 12th। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है तो 11th 12th, अगर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड है तो 9th 10th 11th 12th सब में कॉमर्स की बुक है। अगर हम 9th 10th के कॉमर्स की बुक की बात करें तो 9th 10th का जो कॉमर्स का सिलेबस है लगभग वही पूरा सिलेबस आपको 11th 12th में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास 9th 10th की बुक है, अच्छा है पढ़ने के लिए, नहीं है कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तुम सारा। बाकी 11th 12th का पढ़ लेंगे तो इनफ है, इससे नीचे जाने जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा वर्जन जब हम हाई करेंगे, लेवल हाई करेंगे तो हम जाएंगे बीकॉम लेवल पे थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम आज पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर हम जानते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग जो हम करते हैं कि भाई अकाउंटेंसी के अंदर टर्मिनोलॉजी की बात करें अगर, तो एक वर्ड होता है अकाउंटिंग, जिसे हम बोलते हैं लेखा विधि। लेखा विधि यानी कि अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग है क्या। अगर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में तो आप अकाउंटिंग के विषय में एक बात जान लीजिए। सबसे पहला इसमें आपका काम जो होगा वो आपका काम होता है किसी भी चीज़ को पहचानने का। इट मीन्स हम अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं लेखों को करते हैं जो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड हो, जिनका कुछ ना कुछ पार्ट तो रिलेटेड हो मनी से, मुद्रा से संबंधित हो। अगर कोई एंट्री मुद्रा से संबंधित नहीं है, जैसे कि हमारा वर्कर कितना अच्छा है, हमारे एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल एम्प्लॉय की उम्र क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होंगे, इनकी हम अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में जो कि मुद्रा के रूप में व्यक्त हो सकती हूँ। अब अकाउंटिंग के अंदर ही जब आप चलोगे तो इस अकाउंटिंग के अंदर ही एक पार्ट आता है हमारा बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तपालन। तो स्टार्टिंग जो होती है अकाउंटिंग की, अगर हम अकाउंटिंग की स्टार्टिंग की बात करें कि भाई अकाउंटिंग लेखा विधि का प्रारंभ कब हुआ था, इतिहास की बात करें अगर, तो अगर हम इतिहास की बात करें कि भाई अकाउंटिंग का इतिहास कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई थी, एक इटली के रहने वाले थे लूकस पैसियोली। इन्होंने ही सन 1494 में 1494 में स्टार्टिंग करी थी अकाउंटिंग की, वो भी अकाउंटिंग के अंदर दोहरा लेखा प्रणाली की। तो अब दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के अंदर दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत करने वाले इटली के लूकस पैसियोली थे, जिन्होंने सन 1494 में ये स्टार्टिंग करी थी। अब बात आ रही है इसका धीरे धीरे विकास हुआ, विकास होने के साथ साथ अपने भारत में भी ये सिस्टम आया। अब सिस्टम आने के बाद हमारे वजह से विकास हुआ, तो अकाउंटिंग के अंदर ही हमें बताया गया कि अकाउंटिंग है क्या चीज़। पहले तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि मुद्रा से संबंधित जितने भी व्यवसायिक हमारे व्यापारिक लेखे हैं, अभिलेखित है, उनको पहचानना, उनका मापन करना, उनका अभिलेखन करना, अभिलेखन के बाद उनका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण के करने के बाद उनका विश्लेषण करना, विश्लेषण के बाद उनका कुल मिलाकर हमें सार निकालना जो होता है कि भाई प्रस्तुतिकरण करना कह सकते हो आप इसे। तो जैसा कि बताया कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, तो हम बुक कीपिंग के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर हमारा काम पहला क्या होता है, पहचानना, मुद्रा से संबंधित जितने भी हमारे व्यवहारिक लेखे होंगे उनको पहचानेंगे, ठीक है।
उनको मापना, उनको मापेंगे। उनका अभिलेखन करना, उन्हें पुस्तकों में लिखेंगे, जिसे हम प्राइमरी बुक्स बोलते हैं अपनी, यानी कि प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में हम इसको लिखेंगे। अभिलेखन के बाद हम उनको वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद हम उनका सार निकालेंगे। सार निकालना मतलब संक्षेपण करेंगे। सार निकालने के बाद हमारा काम होता है फिर उसमें विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद हमारा काम होता है उसको उसकी व्याख्या करना, और व्याख्या करने के बाद होता है प्रस्तुतिकरण। तो आप साधारण शब्द में कह सकते हो कि लेखा विधि, इट मीन्स अकाउंटिंग, एक व्यवसाय से संबंधित जितने भी मौद्रिक रूप में पहचानने लायक व्यवहारिक लेखे होते हैं उनको पहचानना, उनको मापना, मापने के बाद उनको अपनी प्रारंभिक बुक्स में लिखना, यानी कि प्रारंभिक लेखों की पुस्तक जो जनरल एंट्री जिसे हम बोलते हैं उसमें लिखना। लिखने के बाद उनका वर्गीकरण करना जिसे हम खतौनी बोलते हैं। उसके बाद उसका सार निकालना, यानी कि हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बैलेंस शीट, हमारी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उनका सार निकालेंगे। उनका विश्लेषण करेंगे कि फाइनली हमें कितना प्रॉफिट हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना बढ़ा, कितना घटा। उनकी व्याख्या करेंगे, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, और वो डिस्क्रिप्शन को फाइनली क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण यानी कि रिपोर्ट देंगे अपनी। तो ये सारा काम आता है अकाउंटिंग के अंदर। अब जैसा कि इसके पहले हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई अब अकाउंटिंग तुमने पढ़ लिया, अब अकाउंटिंग के अंदर ये एक टर्म आती है बुक कीपिंग, यानी कि पुस्त पालन। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या चीज़ है। बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग का अर्थ होता है पुस्त पालन। पुस्त पालन का अर्थ होता है कि अपने व्यवसाय से संबंधित जितने भी हमारे मौद्रिक रूप में पहचानने लायक लेखे होंगे, व्यवहारिक लेखे, जिनको मुद्रा के रूप में कम से कम अंशतः तो प्रयुक्त कर सकें, इट मीन्स प्रेजेंट कर सकें, प्रस्तुत कर सकें, उनका प्राइमरी बुक में यानी कि प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में लिखना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग, पुस्त पालन कहलाता है। तो पुस्त पालन क्या है, व्यवसाय से संबंधित मौद्रिक लेखों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना ही, यानी कि प्रारंभिक पुस्तकों में लेन देनों से संबंधित लेखा करना ही पुस्त पालन कहलाता है। ठीक, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपने देखा पहचानना, मापना, अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना, फाइनली ये सारी चीज़ जो हमने यहाँ तक देखी वो सब किसके अंदर आता है, बुक कीपिंग के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या देखा, पहचानना, मापना, अभिलेखन करना और वर्गीकरण, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक पेपर में टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एक पेपर हुआ था, जब पेपर काफ़ी पुराना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत किसने करी, व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था लूकस पैसियोली। कब करी, 1494 में। किसने करी, लूकस पैसियोली, जैसा कि लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग क्या है वो हमने देखा, बुक कीपिंग क्या है वो हमने देखा, ये सारी चीज़ में पता चली। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानकारी लेंगे, जब हमारी पूर्ण रूप से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ छोटा सा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं कि हाँ भाई टॉपिक है क्या चीज़। तो जैसा कि आप जानते हो, अकाउंटिंग हो, बुक कीपिंग हो, अकाउंटेंसी हो, कुछ भी हो, कॉमर्स में सबसे पहली बात आती है जर्नल एंट्री, यानी कि हमें ये जानना कि हाँ भाई हमारे लेखे क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्द क्या होते हैं, उन शब्द में रिलेटेड खाते कौन से होते हैं। यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप जर्नल एंट्री भी करना चाह रहे हो, जनरल लेखे भी अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सबसे पहले आवश्यक चीज़ होगी क्या, वो है ज़रूरी खातों के प्रकार जानना। खातों के प्रकार जानने से पहले एक छोटी सी बात हम जानते हैं कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से अगर हम बात करें, इस सबको मैं रफ कर रहा हूँ,
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग से पहले, वर्गीकरण ऑफ लेखों से, खातों से संबंधित पहले हम बात कर रहे हैं छोटी सी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि सिस्टम कितने हैं। तो हमारे इसके सिस्टम बताए गए हैं हमें दो। हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं इकहरी लेखा प्रणाली। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इकहरी लेखा प्रणाली क्या है? इकहरी लेखा प्रणाली बहुत पहले चलती थी, जिसमें हम सिर्फ दो ही अकाउंट को लेकर चलते थे, एक रोकड़ खाता और दूसरा होता था व्यक्तिगत खाता। इसमें हम सिर्फ दो ही खातों की बात करते हैं, इसीलिए से हम बोलते थे अपूर्ण लेखा प्रणाली। ये अपने आप में पूर्ण नहीं थी, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही लेखे करे जाते थे, कुछ लेखों को इग्नोर कर दिया जाता था, जिस कारण इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली कहते हैं। अब ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं थी, पुराने टाइम में चलती थी ठीक है, लेकिन अब ये सफिशिएंट नहीं है। इसी कारण अब व्यवसायिक जगत में जैसे जैसे विस्तार हुआ, अब एक प्रॉपर जनरल प्रणाली हमने इस्तेमाल करी, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग। ये डबल एंट्री सिस्टम ही हमें बताता है, जो हमें एंट्री करवाता है हर एक खाते को दो प्रकार से। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली की अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसी लेखा प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यवहार, इट मीन्स प्रत्येक लेन देन दो खातों से संबंधित होता है, यानी कि दो पक्षों को प्रभावित करेगा, किसी खाते का डेबिट और किसी खाते का क्रेडिट। इसी कारण से बोला जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसके अंदर हम दो खातों को प्रभावित करते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? जैसे कि हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, पीजीटी आ रहे हैं, तो इट मीन्स हमने बीकॉम करी है कम से कम। पीजीटी है तो एमकॉम कंपलसरी रही होगी आपके पास, और टीजीटी है तो आपके पास बीएड भी रही होगी। लेकिन अगर बात करें बीकॉम, तो सबके पास थी। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये हमें नॉर्मली पता है, हम उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी के बारे में बात करना चाह रहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम पढ़ना चाह रहे हैं, एक टॉपिक छोटा सा लेकर चल रहे हैं, बाकी जब क्लास शुरू होंगी तब हम इसे प्रॉपर तरीके से आराम से स्टार्टिंग से पुस्तपालन से लेकर सीरियल वाइज लेकर चलेंगे। यानी कि हम सब कुछ सीखेंगे, अभिलेखन कैसे करते हैं, अकाउंट्स जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, वर्गीकरण कैसे करेंगे, खतौनी कैसे करेंगे, पोस्टिंग करना, यानी कि सार कैसे निकालेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, व्याख्या करना हम सीखेंगे, यानी कि रेशियो एनालिसिस करना हम सीखेंगे। रेशियो एनालिसिस के बाद हम उसका प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन यानी कि कैसे उसे फ्लो में दिखाया जाता है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो, ये सारी चीज़ प्रेजेंटेशन क्या होगा, रिपोर्ट अपनी पब्लिश करना देखेंगे। तो ये सब चीज़ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम छोटा सा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, वो है हमारा खातों का वर्गीकरण। चलिए बात करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खातों का वर्गीकरण हमें करना जरूरी है। अब दोहरा लेखा हो गया, इकहरा लेखा, दोनों के अंदर ही देखा जाए तो खातों का वर्गीकरण आवश्यक है, क्योंकि इकहरा लेखा पद्धति में भी हमने देखा व्यक्तिगत खातों की बात जरूर होती है, इट मीन्स खाते तो उसमें भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। लेकिन अब बात करें अगर ये कि हमने ज़्यादातर देखा होगा अपने सबने कि हाँ भाई खाते कितने प्रकार के होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्गीकरण। तो अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का वर्गीकरण। खातों का वर्गीकरण करने की दो अप्रोचेज हैं, दो विचारधाराएं थी। आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने एक ही विचारधारा आज तक पढ़ी है, और वो कौन सी थी? अगर मैं बात करूं तो एक अप्रोच थी हमारे पास परंपरागत विचारधारा, इट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच। एक थी ये जिसे हम ज्यादातर पढ़ते हैं। आगे के भविष्य में धीरे धीरे जैसे बदलाव आए, तो बदलाव आने के साथ साथ
सोच में भी अंतर आया और एक नई वर्गीकरण प्रणाली हमने इस्तेमाल करी जिसे हम बोलते हैं आधुनिक विचारधारा। इट मीन्स मॉडर्न अप्रोच। अब बात आती है ये कि सर अब ये दो अप्रोच आपने बताई, इन दोनों में अंतर क्या है? हमें पहले बहुत से लोगों ने तो ये पढ़ा भी नहीं कि हाँ ये दो अप्रोच होती भी थी, लेकिन चलो है, ये दो अप्रोच है कौन कौन सी? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो आज जान लीजिए। परंपरागत विचारधारा कहती थी, जो पुराने टाइम पर लोगों को मानना था, जब स्टार्टिंग हुई थी अकाउंट्स की उस समय, जब परंपरागत यानी बहुत पुराने टाइम की जो विचारधारा थी। आधुनिक जैसे जैसे समय का बदलाव आया, आज आधुनिक समय आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो परंपरागत अप्रोच के अकॉर्डिंग आपने अकाउंट पढ़े होंगे हमेशा 3 टाइप के। हमने 2 बनाए अभी, वैसे आपने 3 पढ़े हैं। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा अवास्तविक खाता। यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो साधारण शब्द में इंग्लिश में है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 हमने पढ़े हैं। यही थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच। अब अगर मैं बात करूं कि ये 3 पढ़े तो अब ये 2 क्यों लिखे गए हैं? देखा जाए वास्तव में ये 2 ही हैं। एक था पर्सनल अकाउंट, एक है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल आप सब जानते हैं, व्यक्तिगत खाता। इसकी बात करें अव्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, जिसमें किसी ना किसी का नाम यूज हो रहा हो, एक पर्सन का। अब वो बात अलग है, वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सन हो। इम्पर्सनल की बात करें जो वस्तु से संबंधित होगा, व्यक्ति से संबंधित नहीं होगा। आगे चले तो जो आपने 2 देखे थे वो इसके अंदर थे। एक आपने पढ़ा था रियल अकाउंट, एक आपने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट। ये रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट की बात करें जिसे आप बोलते हो वास्तविक खाता या फिर संपत्ति खाता भी इसे कहते थे। नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके, आय व्यय खाता भी बोलते हैं इसको, इसको हम अवास्तविक खाता भी बोलते हैं। आय व्यय खाता बोल दो, लाभानी खाता बोल दो, अवास्तविक खाता बोल दो, बात एक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 अकाउंट हुए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल और नॉमिनल इम्पर्सनल का ही पार्ट है। लेकिन बात करें अगर पेपर में, कि अब सर परेशानी है कि अगर पेपर में हमसे पूछा गया टीजीटी या पीजीटी किसी में भी कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो भले ही देखा जाए तो 2 हैं, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी जो मानता है और जो हमारा आयोग मानता है सेलेक्टेड आंसर कि जो सही होगा, तो वहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि आपके खातों के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। अगर शब्द को यूज ना करा गया हो परंपरागत या फिर आधुनिक, लेकिन अगर उन्हें यूज कर लिया परंपरागत विचारधारा के अनुसार खाते कितने प्रकार के हैं, तो भी 3, 1, 2, 3। लेकिन आधुनिक विचारधारा के हिसाब से, आधुनिक विचारधारा के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 5 प्रकार के, जो कि हम थोड़ी देर में भी बात करेंगे। पहले इनके बारे में जानकारी करते हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछा गया था एक बार टीजीटी में कि भाई 1% दिया गया, पूर्वदत्त व्यय कौन सा खाता है? अब परेशानी है तो पूर्वदत्त है कौन सा है ये समझ में नहीं आया, तो था तो वो कौन सा पर्सनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें, स्पेशलाइज कर बात करें, स्पेसिफाइड करके बात करें कि कौन सा खाता, पर्सनल का भी कौन सा हिस्सा, तो अगर हम बात करें तो आप एक बात देखेंगे, पर्सनल खातों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से कौन कौन से?
पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अगला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये तीन प्रकार के खाते होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। हिंदी में नाम बात करें, नेचुरल मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल कृत्रिम पर्सनल खाता अकाउंट यानी कि पर्सनल व्यक्तिगत खाता, या आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब जिसे हम रिप्रेजेंट कर, प्रतिनिधि जिसे बोलते हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। चलिए, तो बात हुई खाते कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से नहीं आता। प्रश्न तो चलो एक कभी कभार आ गया कि यहाँ भी कितने प्रकार के होते हैं। मेन प्रश्न पूछा जाता है आपको एक खाते का नाम देकर, और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा खाता है। आपसे कहा राम कौन सा खाता है, आपने कहा भी नेचुरल पर्सन। तो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इनके बारे में क्या है। नेचुरल पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जो नेचुरल है, जिसके बारे में बात करें प्राकृतिक, जो हम जैसे हैं, राम, श्याम, मैं, आप, नेचुरल पर्सन, जिसे ऊपर वाले ने बना के भेजा, वो नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब कि ऊपर वाले ने नहीं बनाया, कृत्रिम हमारे द्वारा बनाया गया एक पर्सन, जिसे हमने पर्सन की संज्ञा दे दी गई कि हाँ भी ये भी अब व्यक्ति है। ऐसा जैसा कि हम जानते हैं कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री। कोई बैंक, SBI बैंक, ये भी तो एक नाम दिया गया है इनको एक। इसी तरीके से कोई संस्था, रोटरी क्लब, ये सब एक संस्थाएं हैं। तो इस तरीके से कोई संस्था का नाम, किसी संस्था का नाम हो जाए, किसी कंपनी का नाम हो, ये सब हमारे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हमने परिभाषा एक संज्ञा दे दी कि आज से आपका नाम ये है, रिलायंस इंडस्ट्री, एक कृत्रिम पर्सन जैसे बोला। रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर से क्वेश्चन कंफ्यूजन होने वाली ज़्यादा चांस होते हैं कि यार रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन से हैं। एक ऐसा अकाउंट, प्रतिनिधि अकाउंट, जो किसी न किसी व्यक्ति से को प्रतिनिधित्व करता हो। मतलब जैसे आपने कुछ शब्द सुने होंगे कि भाई रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आता है। तो रिप्रेजेंटेटिव की अगर मैं बात करूं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये ज़्यादा दिक्कत आती है। अब पूछा गया पूर्वदत्त व्यय कौन सा खाता है। अगर पर्सनल, रियल, नॉमिनल करके दिया है तो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के अंदर भी क्लासीफाई कर दिया उसने, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि खाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। या आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी, किसी राम को देना बाकी, तो मैंने उसका नाम ना लिखा, आउटस्टैंडिंग लिख दिया, तो किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि कर ही रहा है, इसी कारण। भाई अब रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट मतलब एक प्रॉपर्टी अकाउंट, संपत्ति खाता, कैश, माल, संपत्ति, हमारे पास भवन है, फर्नीचर है, मशीन है, संयंत्र है, ये सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट की बात करूं, आय व्यय खाता, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा खाता जो किसी आय या व्यय को संबंधित डिनोट करता हो। किराया दिया हो या मिला हो, दिया है किराया व्यय, मिला है आय, कमीशन, इंटरेस्ट ब्याज, छूट, ये सब हमारे आय या व्यय से संबंधित, तो लाभ या हानि से संबंधित होते हैं। तो ये सब हमारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब खातों का वर्गीकरण दो तरीके से करा गया, पुरानी सोच, नई सोच। पुरानी सोच मतलब तीन खाते, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, लेकिन रियल और नॉमिनल को मिलाकर बनता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में कितने खाते हैं, तीन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हम आप, आर्टिफिशियल कृत्रिम, जिसे हमने संज्ञा दी बस एक पर्सन की, कंपनी है, कोई संस्था है, कोई फर्म है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल प्रतिनिधि, जो किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि करते हो, कोई भी वस्तु। आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, ये क्या है अगर वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो हम बात करेंगे जब क्लासेस होंगी। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, संपत्ति खाता, प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं।
कोई रोकड़ है, फर्नीचर है, संपत्ति है, प्लांट है, मशीन है। नॉमिनल अकाउंट मतलब आय व्यय खाता जिसमें आय व्यय से संबंधित हो। तो इस तरीके से हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट होती है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए और लिख लीजिए। अभी ये सिर्फ डेमो क्लास है, आराम से सिर्फ समझाने के लिए हो। बाकी जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो इसे अच्छे तरीके से और समझेंगे। वैसे देखा जाए तो ये भी अपने आप में अच्छे ही है, लेकिन उस समय हम इसे लिखवा कर याद करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में, क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछे जाएंगे और क्या बन सकते हैं। अभी समय का अभाव है, तो इस समय के अभाव को देखते हुए अब थोड़ी सी आधुनिक विचारधारा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर सबको पता है। इसके बारे में कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। जिनको पता अच्छा है, जिनको नहीं पता वो जानेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अकाउंट होते हैं 5 टाइप के। देखा जाए तो इससे आसान ये वाली धारा है। इसमें हम क्लासीफाई करना पड़ता, हमें क्लासीफाई इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें क्लासीफाई कुछ भी अगर दे दिया कि मैं मशीन, अब सोचने लगे मशीन क्या है, एसिड्स है पता है, लेकिन खाता कौन सा ये नहीं पता, दिक्कत होगी। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एसिड्स अकाउंट, यानी कि संपत्ति खाता। लायबिलिटीज अकाउंट, यानी कि दायित्व खाता। कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाता। रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि आय खाता। एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि व्यय खाता। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पांचों अकाउंट अलग ही पता चल गई। एसेट्स मतलब जितने भी हमारे पास संपत्ति हैं वो सब इस खाते में आएंगी। लायबिलिटी जितने भी हमारे दायित्व होंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। कैपिटल अकाउंट पूंजी, और पूंजी से संबंधित होता आहरण, पूंजी और आहरण यानी कि कैपिटल और ड्राइंग इसके अंदर आएगी। रेवेन्यू आय मतलब जितनी भी मुझे आय, कमीशन मिला इनकम है, डिस्काउंट मिला इनकम है, इंटरेस्ट मिला इनकम है, सैलरी कुछ भी मान लीजिए वो हमारी सब क्या है इनकम। लेकिन सैलरी मिली ना होकर दी हो, वैसे तो कंपनी हम खोल के बैठे हैं तो सैलरी देनी है, मिलनी तो है ही नहीं, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे सैलरी मिल भी सकती है, तो मिली तो रेवेन्यू अकाउंटिंग। एक्सपेंडिचर जितने हमारे कंपनी के खर्चे होंगे, फर्म के खर्चे होंगे, वो सब इसमें आएंगे एक्सपेंडिचर। तो जैसा आपने देखा इसमें सब अपने आप में ही क्लासिफिकेशन है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारी संपत्ति इसके अंदर, सारे दायित्व इसके अंदर, सारे कैपिटल इसके अंदर, कैपिटल लायबिलिटी जो होती है, रेवेन्यू इसके अंदर, एक्सपेंडिचर इसके अंदर। तो ये तो था मेरा वर्गीकरण। अब पूछा गया मॉडर्न अप्रोच के अंदर कितने खाते हैं, तो 5 टाइप के खाते हैं, 1 2 3 4 5। अब आप आगे देखोगे, अभी तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, ज़्यादा पढ़ना बेकार है, आगे समय के साथ और पढ़ेंगे। हाँ, ये बात सबसे बड़ी बात है, इसमें एक बात होती है जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। क्रय खाता, परचेज अकाउंट किस में आएगा, कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग किस में आएगा, आधुनिक के अकॉर्डिंग किस में आएगा, अब ये देखने वाली बात है। क्रय अगर हम पुराने हिसाब से बात करें, परंपरागत विचारधारा के हिसाब से, तो क्रय करना, विक्रय करना, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, चारों को एक ही नाम से जाना जाता है गुड्स अकाउंट। गुड्स मतलब माल, माल मतलब मेरा संपत्ति। अब अगर गुड्स मेरी संपत्ति है तो ट्रेडिशनल किस में रखेगी, ट्रेडिशनल में ये जाएगा रियल के अंदर, यानी कि क्रय हो या विक्रय, ये दोनों ही गुड्स माने जाते हैं।
और गुड्स का मतलब है रियल अकाउंट। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये क्या है, तो ये दोनों अलग अलग बटेंगे। अब इसे गुड्स के नाम से ना जानकर हम अलग अलग देखते हैं कैसे। अब एक बात है, क्रय मतलब परचेज, क्रय हम करेंगे या हम बेचेंगे मतलब देंगे। परचेज करना मतलब मैंने माल खरीदा, माल मैं खरीद रहा हूँ तो मेरा खर्चा हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। अगर मैंने माल खरीदा है, मेरा खर्चा हुआ है, खर्चा है इट मीन्स एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि क्रय खाता इसके अंदर आएगा, परचेज अकाउंट यहाँ आएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परचेज। इसकी बात करें रिवेन्यू अकाउंट, यानी कि विक्रय। विक्रय मतलब मैंने माल बेचा, बेचा है, पैसा आएगा, फायदा होगा, फायदा होगा, इसका मतलब मेरी इनकम है, आय है, इनकम है, मतलब विक्रय मेरी किस में आएगी, इसमें। इट मीन्स सेल अकाउंट इसमें आएगा। तो परचेज सेल इनके अकॉर्डिंग देखें तो अलग अलग है। परचेज मेरा खर्चा, सेल मेरी इनकम, इसके हिसाब से। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें परंपरागत के अकॉर्डिंग, तो चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, दोनों ही मेरे लिए गुड्स हैं। गुड्स मतलब मेरे लिए संपत्ति है, संपत्ति मतलब मेरा खाता रियल होगा। ठीक, तो ये था क्लासिफिकेशन। और डीप जाकर जानकारी लेंगे समय के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, बीच में से एक टॉपिक उठाया, समझ लिया, सिर्फ डेमो के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ भी क्लास कैसी होगी। बाकी जब मिलेंगे, जब उसके अकॉर्डिंग और अच्छे तरीके से देखेंगे, मतलब वो डीप जाएंगे, अंदर तक देखेंगे सही से कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसा क्वेश्चन आ चुका है, वो जब हम लगातार पढ़ेंगे, क्लासेस लेंगे, उसमें हम आपको जानकारी पूरी देंगे। क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमें ऑलरेडी पूरी करके देनी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्वालिफाई हूँ, सब कुछ मतलब टीचिंग से रिलेटेड ज़्यादातर मैं सब कुछ क्वालिफाई हूँ। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद। आज के लिए सभा समाप्त।